लेकिन इसी समय कांग्रेस में गर्म दल का उदय हुआ। महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल, और पंजाब में लाला लाजपत राय जैसे नेता थे जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कठोर नीति अपनाने के पक्ष में थे। बाल गंगाधर तिलक जब वकालत पढ़ रहे थे तभी से ये जानने लगे थे कि देश की हालत सुधारना है तो देश के लिए जीवन होम करने वाले लोग चाहिए। उन्होंने देश सेवा का मार्ग अपनाया और मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 साप्ताहिक प्रकाशित किए। अरविंद घोष अनेक भाषाओं के विद्वान थे। वे दर्शन के ज्ञाता थे। वो न केवल भारत को गुलाम बनाने वाली ताकतों के विरुद्ध थे, बल्कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए कुछ भी करने को बेचैन थे। उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम को प्रेरणा का महान स्रोत माना था। वंदे मातरम से उन्होंने 3 बातें सीखी थी: बलिदान और निष्ठा, आत्मानुशासन और संगठन, देशभक्ति का धर्म। विपिन चंद्र पाल अपने सिद्धांत के पक्के थे। उनके विचार क्रांतिकारी थे और वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य करते रहे। उनके भाषणों और लेखों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता था। लाला लाजपत राय ने नवयुवकों में स्वदेश भक्ति का बीजारोपण किया था। लाला जी पर विद्यार्थी जीवन में ही आर्य समाज के संस्कार पड़ चुके थे। वकील बनने के बाद उन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया और इसके साथ ही जागी राजनीतिक चेतना, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने भारत के नवयुवकों से कहा कि अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आओ। इस तरह गरम दल के नेताओं ने कठोर नीतियां अपनाने पर जोर दिया, जबकि दूसरी ओर उदारवादी नेता अपने ही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहे। ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा मोड़ था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति, नई दिशा दी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जनता को राजनीतिक झंडे के नीचे लाना चाहते थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जन आंदोलन का कितना महत्व है। उन्होंने गणेश पूजा और शिवाजी महाराज के वार्षिकोत्सव को सार्वजनिक त्योहारों का रूप दिया, ताकि लोगों को अपने भूतकाल पर गौरव हो। तिलक द्वारा प्रकाशित मराठी के केसरी और अंग्रेजी के मराठा समाचार पत्र दोनों ही सामाजिक और राजनीतिक न्याय की वकालत करते थे। इन पत्रों ने गरीबी के दलदल में फंसी जनता की आवाज ऊंची की। सन 1894 में पूना में चाफेकर बंधुओं ने प्रथम क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। उन्होंने इस संगठन के अंतर्गत गणपति पूजा और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। इनमें पढ़े जाने वाले गणपति श्लोक और शिवाजी श्लोक दोनों ही अंग्रेजी राज के खिलाफ थे। चाफेकर बंधु 3 भाई थे। सबसे बड़े थे दामोदर चाफेकर, इसके बाद बालकृष्ण चाफेकर और सबसे छोटे थे वासुदेव चाफेकर। इन तीनों ने मिलकर जिस क्रांतिकारी संगठन को तैयार किया था, उसमें देशभक्त नवयुवकों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ काम करने के लिए सैनिक प्रशिक्षण दिया करते थे। जगह जगह कसरत, कुश्ती, शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण शुरू हो गया था। इस तरह बड़ी संख्या में अनुशासित कार्यकर्ता तैयार होने लगे थे। सन 1897 में पूना में प्लेग फैला। सरकार की ओर से नियुक्त मिस्टर रैंड ने रोगियों को खोजने के बहाने घर घर की तलाशी शुरू कर दी। कुछ घरों में राजनीतिक बातों संबंधी कागजात भी मिले। मिस्टर रैंड ने इन तलाशियों के नाम पर जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। इससे लोग परेशान हो उठे। लोकमान्य तिलक ने इन तलाशियों का विरोध करते हुए कहा कि ये सब हमारे राष्ट्र की आत्मा को कुचलने के लिए किया जा रहा है। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया का 60वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। पूना में भी खूब धूमधाम थी। खूब रोशनी हुई, आतिशबाजी छूटी और ब्रिटिश अफसर खूब नाचे और झूमे।
रात को घर लौटते हुए मिस्टर रैंड और उनके साथी लेफ्टिनेंट आर्यस्ट पर अचानक गोली चली। हत्यारे भाग निकले। इस घटना से सारे भारत की ब्रिटिश सत्ता चौंक उठी थी कि क्या फिर से क्रांति होने वाली है। चाफेकर बंधुओं ने न सिर्फ इन हत्याओं को कबूल किया, बल्कि ये भी माना कि हमने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कोलतार भी पोता है। उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि हमारे माथे पर विद्रोह का टीका लगा है। चाफेकर बंधुओं पर मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया और तीनों भाइयों को मृत्यु दंड दिया गया। पूना की यरवदा जेल में दामोदर चाफेकर को 18 अप्रैल 1898 को, वासुदेव चाफेकर को 8 मई 1899 को और बालकृष्ण चाफेकर को 12 मई 1899 को फांसी दी गई। अब अंग्रेज लोकमान्य तिलक की ओर मुड़े। उन पर यह अभियोग लगाया गया कि 15 जून के केसरी में आपने जो लेख लिखा था वो भड़काने वाला था और इसी कारण चाफेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड और मिस्टर आर्यस्ट की हत्या की। आप चूंकि क्रांति भड़काते हैं, इसलिए आपको 6 साल कैद की सजा दी जाती है। लोकमान्य तिलक की सजा के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। लोगों में क्रांति की आग सुलग उठी। लोग त्याग और बलिदान के लिए चल पड़े। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर इस समय किशोरावस्था में थे। उन्होंने चाफेकर बंधुओं के बलिदान से प्रेरित होकर प्रतिज्ञा की थी, मैं भारत माता की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूं। विनायक दामोदर सावरकर ने लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित होकर मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया। सावरकर ने युवकों को संगठित करके उन्हें हथियारों से लैस होने का आह्वान किया। उनकी इस सशस्त्र क्रांति की पुकार ने मद्रास और बंगाल तक क्रांति की ज्वालाएं भड़का दी। इन्हीं दिनों स्वामी विवेकानंद देश के नवयुवकों में अपने राष्ट्र के अतीत के प्रति गौरव और आत्मसम्मान की भावना जगाने में जुटे हुए थे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के मानवतावाद के प्रचारक थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों से भारतीय परंपरा की महानता को समझा था। विदेश यात्रा के बाद जब वो 1897 में भारत वापस आए तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को चुनौती दी और कहा कि हम उनसे कहीं अधिक ऊंचे हैं। उन्होंने देश के नवयुवकों से कहा, तगड़े बनो, मर्द बनो। तुम ऐसे कर्म को अपनाओ जो हम में आस्था पैदा करे, राष्ट्रीय आत्मसम्मान पैदा करे और गरीबों को भोजन तथा शिक्षा दिलाने के साथ साथ पीड़ितों का कष्ट दूर करने का समर्थन करे। हे वीर, तू साहस कर, गर्वित हो कि तू भारतीय है और बड़े गर्व के साथ ये कहे कि मैं भारतीय हूं और हर एक भारतीय मेरा भाई है। भारत भूमि मेरे लिए सर्वोच्च स्वर्ग है। भारत की भलाई मेरी भलाई है। कांग्रेस का 11वां अधिवेशन सन 1895 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस अधिवेशन में 2.5 घंटे तक भाषण दिया था। अब तक के कांग्रेस अधिवेशनों में सबसे लंबा भाषण यही था। सन 1898 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया। लॉर्ड कर्जन एक बेहद महत्वाकांक्षी, घमंडी, हठी और तुनक मिजाज व्यक्ति था। वो दूसरों की सलाह की परवाह नहीं करता था। अपने आप को वो हमेशा सही समझता था और अपने मातहतों की भावनाओं को निर्दयता से कुचलने में जरा भी संकोच नहीं करता था। लॉर्ड कर्जन नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ताकत के रूप में उभरकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बने। इंग्लैंड में भारतीय मामलों के मंत्री मिस्टर हैमिल्टन से उसने कहा था, मेरी एक महत्वाकांक्षा ये है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्वक निधन में सहायक बनूं।
और जॉर्ज हैमिल्टन ने लॉर्ड कर्जन को शाबाशी देते हुए कहा था, अगर 1-2 साल में कांग्रेस पूरी तरह लड़खड़ा जाती है तो उसके लोभ का श्रेय तुम्हें ही मिलेगा। कर्जन ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पहला मोहरा शिक्षित मध्यम वर्ग को बनाया, जिससे उसका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो सके। ऐसे लोगों में बंगाल का प्रबुद्ध वर्ग सबसे आगे था। इसके लिए उसने उन्हें अलग थलग करने की योजना बनाई, जो बाद में बंग भंग के नाम से जानी गई। बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन ऊपरी तौर पर इसलिए किया जाना था कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और प्रशासन ठीक तरह से नहीं चल पाता, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य ये था कि उस समुदाय की राजनीतिक एकता को छिन्न भिन्न कर दो जो सरकार के खिलाफ देश को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। बंग भंग की योजना दिसंबर 1903 में प्रकाशित हुई तो उसके खिलाफ देश भर में आवाज उठी। अखबारों ने उसकी निंदा की और प्रस्ताव का विरोध किया। लॉर्ड कर्जन ने 18 फरवरी 1904 को बंग भंग के खिलाफ उठ रहे जनता के प्रचार का जवाब देने के लिए पूर्वी बंगाल के चटगांव, ढाका और मेमनसिंह जिलों का दौरा किया। उसने अपने भाषणों में जनता में सांप्रदायिक विष और अहंकार को उकसाया, लेकिन फिर भी पूर्वी बंगाल की जनता पर उसके इन भाषणों का कोई असर नहीं पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने इस योजना को लागू करने के लिए भारतीय अधिकारियों और इंग्लैंड के शासकों से लंबी बातचीत की। आखिर सन 1905 के आरंभ में बंग भंग संबंधी लॉर्ड कर्जन के इरादे स्पष्ट हो गए और उसी के साथ उभरा बंग भंग विरोधी जन आंदोलन। 10 जनवरी 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हजारों लोगों की जनसभा में लॉर्ड कर्जन के बंग भंग संबंधी प्रस्ताव की खुलकर निंदा हुई। फिर जब ब्रिटिश सरकार ने बंग भंग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर प्रकाशित किया तो जैसे आग में घी पड़ गया। इसने सारे बंगाल को झकझोर दिया और सभी भारतीयों ने, चाहे वे किसी भी आयु, जाति, धर्म और व्यवसाय के हों, उन्होंने जमकर विरोध किया। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई जनसभा बड़े ऐतिहासिक महत्व की थी। इस जनसभा में अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था। शहर की अधिकांश दुकानें बंद रहीं। वंदे मातरम के नारों से सारा आकाश गूंज रहा था। विभाजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बंगाल एक है, एक है, एक है। एकता ही शक्ति है, एकता ही शक्ति है। इस सभा में कासिम बाजार के अंबिका चरण मजुमदार ने कहा, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। बंग भंग के साथ इस देश में राजनैतिक आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। शीघ्र ही बंग भंग विरोधी आंदोलन बंगाल की सीमाओं से बाहर फैल गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और तमाम अन्य भागों में नई जागृति आ गई। लोगों ने बड़े जोश से स्वदेशी और बॉयकॉट संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार किया। 28 सितंबर को महालय के दिन कलकत्ता के काली घाट मंदिर में धूमधाम से विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के बाद भक्तों ने सामूहिक रूप से मां काली के सामने प्रतिज्ञा की, जहां तक संभव होगा मैं विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा पूरे बंगाल के काली मंदिरों में दोहराई गई। आखिर 16 अक्टूबर 1905 को वो काला दिन आया जब विभाजन लागू हुआ और बेकफील्ड फुलर ने नए प्रांत के गवर्नर का पद संभाला। इस दिन को बंगाल में पवित्र संकल्प और गहरे शोक का दिन माना गया। सवेरा होते ही झुंड के झुंड लोग नंगे पांव गंगा घाटों की ओर बढ़ने लगे। वे भजन और राष्ट्रगान गा रहे थे और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और एक दूसरे को बंधुत्व का प्रतीक राखी बांधी। उस दिन सभी ने उपवास किया। किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। तीसरे पहर लोग फेडरेशन हॉल की नींव रखने के समारोह के लिए एकत्र हुए। इस हॉल को समस्त बंगालियों की एकता के प्रतीक स्वरूप बनाने का निश्चय किया गया था।
बंग भंग के विरोध में एक राष्ट्रीय कोष खोला गया था, जिसमें उसी दिन 70,000 रुपए इकट्ठा हो गए थे। समारोह में सुप्रसिद्ध न्यायविद और शिक्षा शास्त्री गुरुदास बैनर्जी, प्रमुख चिकित्सक नीलरतन सरकार के साथ साथ बंगाल के शेर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष और कवि रविंद्रनाथ ठाकुर आदि बंगाल के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। भवन के शिलान्यास से पहले अंग्रेजी में लिखी घोषणा का बांग्ला अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने पढ़ा था, जिसका आशय था, बंग राष्ट्र के सार्वजनिक विरोध के उपरांत भी सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया है। इसलिए हम शपथ लेते हैं और घोषणा करते हैं कि हम बंग भंग के कारण पैदा होने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए यथाशक्ति जो हो सकेगा वो सब कुछ अवश्य करेंगे और अपने राष्ट्र की एकता को आंच नहीं आने देंगे। इसके बाद बंग भंग विरोधी आंदोलन बड़ी तेजी से चला। शीघ्र ही इसका रचनात्मक रूप तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत स्वदेशी, बॉयकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा को शामिल किया गया था। पूरे बंगाल में वंदे मातरम के उद्घोष के साथ जुलूस निकलने लगे। सरकार ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया। 22 साल में पुलिस की कड़ी निगरानी में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का जुलूस शांत और निहत्था था। लोग धीमे धीमे कवि रजनीकांत का ये गीत गुनगुना रहे थे। इसका आशय ये था कि माँ के दिए हुए मोटे कपड़े को सिर झुकाकर स्वीकार करो। तुम्हारी माँ दीन दुखी है, इससे अधिक उसके वश की बात नहीं है। जुलूस में शामिल लोगों की बाहों पर वंदे मातरम के बिल्ले लगे हुए थे। आखिर थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस ने जुलूस पर आक्रमण कर दिया। लोगों पर पुलिस की लाठियां बरसने लगी। मार से तिल मिलाकर एक लड़के ने वंदे मातरम कहा तो पुलिस ने उसे तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने उस समय इतने जुल्म किए कि सारे देश में उसकी निंदा हुई। पुलिस के दमन के बावजूद भी 22 साल में सम्मेलन हुआ और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में जनसमूह को संबोधित किया, किंतु बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जुर्माना किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस समय जेल से छूटकर आ गए थे। उन्होंने केसरी में आपात स्थिति आ गई है शीर्षक लेख में बंगाल विभाजन के विरोध और बहिष्कार के पक्ष में जमकर प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि स्वराज की मांग की जाए। टुकड़े टुकड़े सुधारों में काम नहीं चलने वाला। पंजाब में आर्य समाज ने स्वदेशी के सिद्धांत का प्रचार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आर्य समाज के प्रचारक लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए प्रेरणा देते हुए गांव-गांव घूमे। उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन फैला और स्वदेशी का प्रचार सभी जिलों में होने लगा। जगह-जगह सभाएं हुई और स्वदेशी स्टोर खोले गए। इसके साथ ही दक्षिण भारत में ये आंदोलन फैला और वहां के अनेक जिले प्रभावित हुए। इधर कांग्रेस में 2 दल हो गए थे और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे थे। गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक और नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आदि। तिलक का प्रभाव कांग्रेस में बराबर बढ़ रहा था। वो राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। नरम दल वाले जानते थे कि यदि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कराया तो तिलक भारी संख्या से जीत जाएंगे। इसलिए कलकत्ता में जब कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए। इस अधिवेशन में 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बार जनता ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया था। इस तरह बंग भंग के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन ने जनता में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावनाओं को बड़ी तेजी से बढ़ाया और चारों ओर असंतोष की लहर छा गई। बंग
भंग के खिलाफ हुए आंदोलन के कारण सारे देश में एक बार फिर जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना जागृत हो उठी थी। लोगों में नया उत्साह और जोश आया। वंदे मातरम, युगांतर और संध्या नामक समाचार पत्रों ने इस आंदोलन को काफी ताकत दी। वंदे मातरम में प्रकाशित अरविंद घोष के लेखों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके जोशीले लेखों से सरकार बहुत परेशान हो रही थी। दूसरी ओर वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा प्रकाशित युगांतर भी इतना लोकप्रिय था कि उसकी प्रतियां हाथों हाथ बिक जाती थीं। वारिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के भाई थे और उनमें बचपन से ही देश प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे, किंतु वे पल्लवित हुए सन 1902 में जब वो कलकत्ता आए। उस समय जगह जगह अनुशीलन समितियां स्वदेशी का प्रचार कर रही थीं, पर सरकार ने इन समितियों को दबाना शुरू कर दिया। वारिंद्र कुमार घोष ने बंगाल में घूम घूम कर अनुभव किया कि इस प्रकार की समितियों से काम नहीं चलने वाला। जरूरत इस बात की है कि विदेशी सरकार के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र आयोजित किया जाए। वंदे मातरम में जोशीले लेख लिखने के लिए अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बात के कोई प्रमाण न थे कि उसके संपादक अरविंद घोष ही हैं। ब्रिटिश सरकार ने विपिन चंद्रपाल को अदालत में बुलवाया, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर था कि वे सच के अलावा कुछ नहीं कहते। जब अदालत में उनसे ये पूछा गया कि वंदे मातरम के संपादक कौन हैं, तो उन्होंने कहा, मैं विदेशी सरकार के सामने गवाही नहीं देना चाहता। आखिर प्रमाणों के अभाव में सरकार ने अरविंद घोष को मुक्त कर दिया, लेकिन अदालत में गवाही न देना जुर्म माना गया और विपिन चंद्रपाल को 6 महीने कैद की सजा दे दी गई। सन 1907 तक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूरे जोरों पर सारे देश में फैल चुका था। विदेशी माल की होलियां जलाई जाने लगी। लोकमान्य तिलक ने घोषणा की कि उनके दल को सरकार की नीतियों पर कोई विश्वास नहीं है। मैं अपने ही घर की चाबी चाहता हूँ। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उधर ब्रिटेन में भारत मंत्री का स्थान लिबरल पार्टी के जॉन मॉर्ले ने ले लिया था। भारत में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो ने वायसराय का पद संभाल लिया था। मॉर्ले और मिंटो दोनों का विचार था कि भारत की अशांति को दबाने के लिए केवल बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा। ये भी जरूरी है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मोतीलाल घोष और गोखले जैसे नेताओं से भी संपर्क रखा जाए। ये सब कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, लेकिन गरम दल के नेता कुछ कम प्रभावशाली न थे। तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय आदि ने भी कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। चूंकि कांग्रेस को उस समय तक ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक महत्व दे दिया था, इसलिए गरम दल और नरम दल के बीच रस्साकशी शुरू हो गई। सन 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों के बीच खुलकर संघर्ष हुआ। काफी गड़बड़ी के बाद गरम दल वाले पंडाल छोड़कर चले गए। अधिवेशन की कार्रवाई नरम दल वालों ने चलाई। वहां उपस्थित 1600 प्रतिनिधियों में से केवल 900 गरम दल के साथ हो गए। उन दिनों वंदे मातरम कहना कानूनी अपराध था। मेदिनीपुर बंगाल में एक कृषि प्रदर्शनी लगी थी। उसमें एक लड़का कुछ पुस्तकें लिए चिल्ला रहा था, हमारी माँ के टुकड़े करने वाले अंग्रेजों के काले कारनामे इस पुस्तक में पढ़िए और पुकारिए वंदे मातरम। अचानक उस लड़के के अध्यापक वहां आ गए। उन्होंने समझाया, खुदीराम, ये सब बंद करो। जानते नहीं वंदे मातरम कहना विद्रोह करना है। खुदीराम बोला, तो मैं विद्रोही ही सही। आखिर कुछ देर बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे पुलिस ने इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। उस पर विद्रोह करने का मुकदमा चला, परंतु उसके खिलाफ सबूत न थे। आखिर जज ने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट की बग्घी पर बम फेंकने के अपराध के लिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। खुदीराम बोस के बलिदान से सारा देश दहल उठा था। बाल गंगाधर तिलक ने इस बारे में केसरी में कुछ तीखे अग्रलेख लिखे।
बस ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया। उस समय तिलक काल के संपादक परांजपे की पैरवी करने बंबई आए थे। वहीं उन्हें होटल में गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक पर तत्काल मुकदमा चलाने की तैयारी की गई। उन्हें ना जमानत पर छोड़ा गया और न ही अपने बचाव में कहने के लिए वकील की सुविधा दी गई। इस नाटकीय अदालत में जज के साथ जो ज्यूरी बैठी उसमें 7 यूरोपियन और 2 पारसी थे। तिलक ने अपनी पैरवी स्वयं करने का निश्चय किया। इस मुकदमे में तिलक ने 21 घंटे 10 मिनट तक अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों का उत्तर दिया। उनकी बहस सुनकर अंग्रेज जज तक घबरा गया, किंतु फैसला तो पहले ही तय हो चुका था। तिलक को 6 वर्ष की कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। फैसला सुनाने के बाद जज ने तिलक से पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं? तिलक ने इतना कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं जूरी के फैसले के बावजूद भी निर्दोष हूँ। मुझे लगता है कि हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करने जा रहे हैं वो मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय जेल में रहने से ज्यादा जल्दी पूरा होगा। तिलक को दी गई इस सजा के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुए। ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चला। देश भर में गिरफ्तारियां हुई। 15 व्यक्ति मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश में आतंक फैलाने के लिए कई कानून बना डाले और भारत की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए दमन नीति तेज कर दी गई। उधर विदेशों में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों को तेज करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। इंग्लैंड में बैरिस्ट्री कर रहे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में हो रहे ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का विरोध करने और भारत की वास्तविक स्थिति विश्व के सामने रखने के लिए सन 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा खरीदे इंडिया हाउस भवन में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी ब्रिटिश सरकार का सिरदर्द बनने लगे। इंडिया हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा से मदन लाल ठींगरा, विनायक दामोदर सावरकर आदि अनेक छात्रों ने देशभक्ति की दीक्षा ली। सावरकर ने उन्हीं के मार्गदर्शन में 1857 क्रांति की वो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि 1857 की क्रांति स्वार्थी राजाओं द्वारा नहीं चलाई गई थी, बल्कि वो राष्ट्र की स्वाधीनता का आंदोलन था। धीरे धीरे श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटिश सरकार की आंख का कांटा बन गए। उनका इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो गया। आखिर अवसर देखकर वो पेरिस चले गए। पेरिस में भी उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की और मादाम कामा तथा अन्य मित्रों की सहायता से ब्रिटिश सरकार विरोधी काम शुरू कर दिया। मादाम भीखाजी कामा जब 24 साल की थीं, तब 1885 के पहले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुई थीं। तभी से उनमें देश सेवा की लगन लग गई थी। जब वो 40 वर्ष की थीं, अपना इलाज कराने इंग्लैंड गईं। वहाँ उनकी भेंट श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई। उनके कार्यक्रमों से मादाम भीखाजी कामा बहुत प्रभावित हुई। एक दिन मादाम भीखाजी कामा ने लंदन के हाइड पार्क में बड़ा जोरदार भाषण दिया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में अंग्रेज किस तरह जुल्म करते हैं। भीखाजी कामा के भाषणों से ब्रिटिश सरकार चौंक पड़ी। उन्हें गिरफ्तार करने का निश्चय किया गया, परंतु इससे पहले ही मादाम भीखाजी कामा पेरिस चली गईं। पेरिस में मादाम कामा की भेंट कई देशभक्त भारतीयों से हुई। इनमें प्रमुख थे लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर, शाहपुरजी सकलातवाला, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय आदि। सन 1905 में मादाम कामा ने जिनीवा से वंदे मातरम नामक साप्ताहिक प्रकाशित किया, जिसमें भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में लेख छपते थे। सन 1907 में मादाम भीखाजी कामा अमेरिका गईं और वहां भारत की स्वतंत्रता के बारे में भाषण दिए। उन्होंने जर्मनी, स्कॉटलैंड, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क सभी जगह जाकर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दिए। वो कहती, देशबंधुओं, अपने देश में अपनी स्थिति का ख्याल करो। रूस में देशभक्ति करने वाले वीर माने जाते हैं। अंग्रेज भी उन्हें देशभक्त ही मानते हैं और वही अंग्रेज हमें देशद्रोही और गुनहगार समझकर सजा देते हैं। यह किस लिए?
विदेशी शासन का सामना करना ही सच्ची देशभक्ति है। गुलाम जीवन बेकार होता है। सन 1908 में जर्मनी में विभिन्न देशों के 1000 समाजवादियों की परिषद हुई। भारत की प्रतिनिधि बनकर मदाम भीखाजी कामा जर्मनी गईं। वहां सब देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। इस मौके पर उन्होंने अंग्रेज सरकार के यूनियन जैक की जगह भारत का अपना राष्ट्र ध्वज तैयार करके फहराया। इस राष्ट्र ध्वज में लाल, सफेद और हरे 3 रंग की आड़ी पट्टियां थीं। पहले लाल रंग की पट्टी पर कमल का फूल और 7 सितारे थे। बीच वाली सफेद पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। नीचे हरे रंग की पट्टी पर सूर्य और अर्धचंद्र का चिन्ह था। 7 सितारे सप्तर्षि की याद दिलाते थे। सूर्य और चंद्र हिंदू मुसलमान की एकता के प्रतीक थे और वंदे मातरम भारत की एकता का मंच था। हमारे देश का पहला राष्ट्र ध्वज यही था। मदाम भीखाजी कामा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को विदेशों में प्रचारित करने का जो महान कार्य किया, वो उनकी ऐतिहासिक देन थी। लाला हरदयाल जिन दिनों लंदन में पढ़ रहे थे, वहां भाई परमानंद और सावरकर के संपर्क में आए। वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। कुछ समय बाद जब वो भारत आए तो लाला लाजपत राय के साथ काम करने का अवसर मिला। उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण शीघ्र ही देश भर में उनका नाम तो हो गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पड़ गई। आखिर वो देश छोड़कर पेरिस पहुंचे। वहां उन्होंने सन 1909 में वंदे मातरम अखबार का संपादन कार्य संभाल लिया। पर अंग्रेज सरकार ने वहां भी उन्हें नहीं टिकने दिया तो वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने भारतीयों का नेतृत्व संभाल लिया। उस समय तक भारत में एकता और राष्ट्रीय चेतना का पूरी तरह विकास नहीं हुआ था और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर एक नई राजनीतिक संस्था मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इसका एक कारण ये भी था कि उस समय तक लोगों में भारत को एक राष्ट्र मानने की भावना पूरी तरह जागृत नहीं हो पाई थी। कांग्रेस के सामने इसी जरूरत को पूरा करना एक चुनौती थी। दक्षिण अफ्रीका में भारत के अनेक प्रदेशों से लोग जाकर बसे थे। इनमें कुछ स्वतंत्र मजदूर थे, कुछ गिरमिटिया मजदूर, कुछ छोटे सरकारी नौकर और कुछ व्यापारी। इन्हीं व्यापारियों में एक थे दादा अब्दुल्ला, जिनका वहां काफी काम फैला हुआ था। उनके एक मुकदमे के सिलसिले में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। एक दिन जब गांधी जी ट्रेन से चार्ल्स टाउन जा रहे थे, तब उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जीवन दिशा ही बदल दी। उस समय रेलगाड़ी नेटाल की राजधानी मोरिसबर्ग स्टेशन पर पहुंची। गांधी जी पहले दर्जे में सफर कर रहे थे। उनके पास टिकट भी था, लेकिन अंग्रेज रेल अफसर ने उन्हें डिब्बे से उतरकर तीसरे दर्जे में सफर करने के लिए कहा। गांधी जी ने इसका विरोध किया और उसे प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाकर बोले, मुझे इस डब्बे में सफर करने का कानूनी हक है। गांधी जी का विरोध देखकर उस अंग्रेज अफसर ने एक सिपाही से न सिर्फ गांधी जी का सामान नीचे फेंकवा दिया, बल्कि उन्हें भी धक्के देकर नीचे उतरवा दिया। दरअसल इसी क्षण गांधी जी को अनुभव हुआ था कि गोरे लोग काले लोगों से कितनी नफरत करते हैं। मुझे जो तकलीफ मिली है वो तो ऊपरी है, पर ये रंग भेद तो एक महारोग है। इसे मिटाने की शक्ति अपने में हो तो मुझे उसका उपयोग करना चाहिए। फिर चाहे जो भी कष्ट आए उन्हें सहना चाहिए। रेल तो जा चुकी थी। गांधी जी ने तुरंत रेल के मैनेजर को तार दिया, दादा अब्दुल्ला को भी तार दिया और उन्हें सारी स्थिति बताई। आखिर अगले दिन जब दूसरी गाड़ी आई, तब गांधी जी चार्ल्स टाउन पहुंचे, लेकिन प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही बैठकर। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा गांधी जी को एक सिक्रम में करनी थी। सिक्रम वाले ने उन्हें कुली समझकर अंदर नहीं बैठने दिया, बल्कि कोचवान के पास बिठा दिया। थोड़ी देर बाद सिक्रम कंपनी के उस गोरे को सिगरेट पीने की इच्छा हुई, तो उसने गांधी जी से कहा, तुम नीचे बैठो,
क्योंकि उसे कोचवान के साथ वाली सीट पर बैठना था। गांधी जी अब बर्दाश्त नहीं कर सके। एक तो अंदर बैठने नहीं दिया, फिर कहता है कोचवान के पैरों के पास बैठो। उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या था, वो अंग्रेज आग बबूला हो गया। उसने गांधी जी पर घूं से थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। गांधी जी के जी में आया कि उस गोरे की दाढ़ी नोच लें, पर वो सिकरम के सींचे मजबूती से पकड़े रहे। उस गोरे ने बहुत खींचतान की, पर वो उन्हें वहां से हटा नहीं पाया। बाकी अंग्रेज यात्री ये सब देख रहे थे। उनमें से एक बाहर आया। उसने सिकरम के मालिक को बहुत डांटा फटकारा। मामला तो शांत हो गया, परंतु गांधी जी के मन में रंग भेद नीति के खिलाफ एक और विचार छोड़ गया। जब मुकदमे का काम खत्म हो गया तो गांधी जी भारत वापस आने को तैयार हुए, पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा ने उन्हें परेशान कर दिया था। उस दिन मोहनदास करमचंद गांधी को विदाई देने के लिए सभा आयोजित की गई थी। अब्दुल्ला सेठ ने कहा, इन्होंने यहाँ मुसीबतें झेली और भारतीयों के दुख दर्द को जाना है और समझा है। अभी कुछ देर पहले एक अखबार के कोने में छपी इस खबर के बारे में मुझसे बात कर रहे थे, जिसका मतलब यह है कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की काउंसिल में चुनने का जो हक हासिल है वो छीन लिया जाए। इस विषय पर जो बिल पेश किया गया है उस पर असेंबली में बहस हो रही है। और अब मिस्टर गांधी कहते हैं कि अगर यह कानून ज्यों का त्यों पास हो गया तो आप लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह होगा। यह तो हिंदुस्तानियों की हस्ती मिटाने का पहला कदम है। फिर तो सभा में चारों ओर से आवाजें उठी। अब्दुल्ला भाई, मिस्टर गांधी को रोक लीजिए। रोक लीजिए। मिस्टर गांधी हमें ऐसी मुसीबतों से बचा सकते हैं। आखिर गांधी जी 1 महीने रुकने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक याचिका तैयार की जिसमें इंग्लैंड के सम्राट से प्रार्थना की गई थी कि वो विधेयक को स्वीकृति न दें। उस पर हजारों भारतीयों ने दस्तखत किए थे और ये याचिका सम्राट ने स्वीकार कर ली। अब तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रोकने की पूरी कोशिश होने लगी। फिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समस्याओं के लिए लड़ने लगे। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उनके नेतृत्व में भारतीय समाज में एकता आने लगी। केप टाउन और ट्रांसवाल में भी नेटाल कांग्रेस की तरह संस्थाएं स्थापित हुई। 3 साल बाद सन 1896 ईस्वी में गांधी जी को लगा कि दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंगभेद नीति के कारण भारतीयों पर होने वाले जुल्म के लिए लड़ने में उन्हें समय लगेगा। इसलिए वो अपना परिवार लेने भारत लौटे। परिवार सहित जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो नेटाल बंदरगाह पर गोरे लोगों की भारी भीड़ उनका विरोध करने के लिए जमा थी। काफी देर तक अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो जहाज पर ही चढ़े रहे। कस्तूरबा और बच्चे तो किसी तरह रुस्तम सेठ के यहाँ सुरक्षित पहुंच गए। बाद में जब लोग इधर-उधर हो गए तो एक अंग्रेज अफसर मिस्टर लाटन गांधी जी को अपने संरक्षण में लेकर बाहर निकले, लेकिन किसी ने पहचान लिया और फिर उन पर घूंसों, थप्पड़ों, लातों का हमला हुआ। तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर अलेक्जेंडर ने एक पुलिस टुकड़ी भेज दी, जिसने गांधी जी को घेर लिया और भीड़ के हमले से बचाकर सुरक्षित ले गई। अगले दिन गांधी जी को उपनिवेश मंत्री मिस्टर चैम्बरलेन का तार मिला कि वो हमला करने वालों पर मुकदमा चलाएं, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे गोरे लोग बहुत शर्मिंदा हुए। सन 1904 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। सन 1906 में वहां विद्रोही जुलू लोगों पर पुलिस ने जुल्म ढाए। घायलों की अस्पताल में चिकित्सा भी नहीं की गई। तब ये काम गांधी जी ने अपने ऊपर ले लिया, घायलों का उपचार किया। कुछ समय बाद ट्रांसवाल की सरकार ने एक कानून घोषित किया कि हर भारतीय स्त्री पुरुष जो ट्रांसवाल में रहता है उसको अपनी रजिस्ट्री करानी होगी और एक प्रमाण पत्र लेना होगा
जिस पर शरीर के खास चिन्ह पहचान के लिए लिखे जाएंगे। गांधी जी ने बताया, मेरी जानकारी में दुनिया के किसी हिस्से में स्वतंत्र आदमियों के खिलाफ ऐसा कोई कानून नहीं है। कानूनन उंगलियों की छाप तो अपराधियों से ली जाती है। सभा में लोग उत्तेजित हो उठे। वो गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें शांत किया और बोले कि हमें शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाना है, चाहे हमें कितने ही कष्ट क्यों न झेलने पड़े, क्योंकि यदि इस कानून को हमने लागू होने दिया तो फिर ऐसा कानून सारे दक्षिण अफ्रीका में बनाया जाएगा। गांधी जी और अन्य नेताओं ने परमिट दफ्तर पर धरना दिया, गिरफ्तार हुए, पर एक हफ्ते बाद जनरल स्मट्स से बातचीत होने के बाद सभी छोड़ दिए गए। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के खिलाफ चल रहे आंदोलन के प्रति कुछ अंग्रेजों में सहानुभूति की भावना भी थी। उनमें से एक थे मिस्टर केलनबेक। उन्होंने बहुत बड़ी जमीन गांधी जी को दे दी, जहां गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। जिन दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड में उनके काम की जानकारी प्राप्त करने पर कहा था, यह आदमी भविष्य में भारत का नेता होगा। सन 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गए। 15 दिन घूम घूम कर वहां की सारी जानकारी प्राप्त की और भारतीयों से कहा, मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार रंग और जाति भेद की नीति अपनाकर टिक सकती है। इस काले कानून को हटाने के लिए मैं आपके साथ हूं। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी की शक्ति को भी पहचान लिया था। भारत में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल ही रहा था। गोखले ने तब गांधी जी से कहा था, अब आपको 1 साल के अंदर भारत लौट आना चाहिए। इधर भारत में कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी के संघर्ष को अपने अधिवेशनों में नैतिक समर्थन प्रदान कर रही थी। ब्रिटिश सरकार भी ये बात समझती थी कि भारतीय कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका के प्रति पूरी तरह चौकन्नी है और उसके लिए विश्व जनमत का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। सन 1909 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उसमें अन्य प्रस्तावों के साथ दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी एक प्रस्ताव पास किया गया। ये कांग्रेस मिस्टर एम के गांधी तथा उनके वीर और निष्ठावान साथियों को हार्दिक प्रोत्साहन देती हुई प्रत्येक जाति और धर्म के भारतवासियों से अनुरोध करती है कि दक्षिण अफ्रीका के अधिकार युद्ध में लड़ने वाले वीरों की सहायता के लिए जी खोलकर आर्थिक सहायता दें। भारत लौटने पर गोखले ने कांग्रेस अधिवेशन में तथा भारतीय नेताओं को वहां भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी दी तथा जुल्म करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास कराया। उधर दक्षिण अफ्रीका में गोखले के आने से वहां के भारतीयों का उत्साह बढ़ गया। गांधी जी ने अभी भारत वापस आना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो जानते थे गोरी सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने आंदोलन और तेज कर दिया। इन्हीं दिनों केप टाउन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि दक्षिण अफ्रीका में हुए वो विवाह जो ईसाई धर्म के अनुसार नहीं हुए हैं, गैर कानूनी समझे जाएंगे। इस फैसले ने आग में घी का काम किया। अब महिलाओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। टॉल्स्टॉय आश्रम की महिलाएं अपने गोद में बच्चों को लिए निकली। कस्तूरबा गांधी भी साथ थी। आंदोलन के लिए निकलते समय उन्होंने गांधी जी से कहा, मैं हिम्मत हार कर चली आऊं तो आप मुझे ना अपनाएं। मेरी लड़की कष्ट सह सकते हैं, आप लोग सह सकते हैं, और मैं अकेले ही नहीं सह सकती। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। उन सब महिलाओं को जेल में बंद कर दिया गया। महिलाओं के जेल जाने पर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों में नई चेतना आई। भारत में भी नेता चिंतित हुए। इस बीच गिरमिटिया मजदूर यानी
मालिक के पास एक अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूर भी अपनी तकलीफें लेकर गांधी जी के पास आए। वो हजारों थे। गांधी जी ने सोचा कि इन सब को ना तो वो रख सकते हैं ना खिला सकते हैं, इसलिए ये लोग काले कानून तोड़ें और जेल जाएं। उन्होंने इन 5000 मजदूरों को जेल में होने वाली परेशानियां समझा दी। फिर भी वो सब नेटाल से ट्रांसवाल की पैदल यात्रा पर चल पड़े। अपने अधिकारों की मांग के नारों के साथ साथ गांधी जी जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा। गांधी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार वहां रहने वाले भारतीयों की नई चेतना, जो आंदोलनों का रूप धरकर सामने आ रही थी, उससे बहुत परेशान थी। ट्रांसवाल पहुंचने पर गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पूरे जुलूस को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की इस गिरफ्तारी की खबर जब भारत पहुंची तो सभी ओर क्रोध की लहर छा गई। उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने सार्वजनिक रूप से दक्षिण अफ्रीका की सरकार की निंदा की और सत्याग्रह को ठीक बताया। उन्होंने अपना एक विश्वस्त सरकारी कर्मचारी वहां के भारतीयों की मदद के लिए भेजा। इसी बीच दीनबंधु एंड्रयूज और पियर्सन भी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। इससे समझौते की बातचीत संभव हुई और प्रवासी भारतीयों के संघर्ष का संतोषजनक अंत हुआ। आखिर 18 जुलाई 1914 को गांधी जी ने हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया। ये बात अलग है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार आज भी रंगभेद की नीति को अपनाए हुए है। सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए। उन्होंने दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। सन 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका होकर आए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा बड़े विस्तार से कांग्रेस अधिवेशन में की। इसके साथ ही उन्होंने इन अत्याचारों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित कराया। सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अमेरिका के विभिन्न भागों में रहने वाले भारतीयों ने भाग लिया और $15,000 की राशि जमा की। इसी अवसर पर इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी गई और सन 1857 के गदर की स्मृति में गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, मराठी और गुरुमुखी में शुरू हुआ। इसी गदर पत्रिका के नाम के कारण बाद में इंडियन एसोसिएशन का नाम गदर पार्टी हो गया। लाला हरदयाल ने इस पार्टी के लिए बहुत काम किया। वो गदर पार्टी के मंत्री चुने गए और सोहन सिंह भाकना उसके अध्यक्ष। सन 1914 में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, इटली, अमेरिका, जापान आदि अनेक देश इस विश्व युद्ध में कूद पड़े थे। इंग्लैंड भी इस युद्ध में शामिल हुआ और इस कारण युद्ध का असर भारत पर भी आया। देश के अनेक नेता इस अवसर पर ब्रिटिश शासन की मदद करने की बात कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय आदि अनेक नेताओं का कहना था कि अगर इंग्लैंड इस युद्ध में हार गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। किंतु दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जो ब्रिटिश सरकार से ये मांग कर रहे थे कि वो भारत में भी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के उन्हीं सिद्धांतों को लागू करे जिनके लिए अनेक देश युद्ध कर रहे हैं। इसी समय लोकमान्य तिलक बर्मा की मांडले जेल से छूटकर भारत वापस आए। एक आयरिश महिला एनी बेसेंट ने भी इन्हीं दिनों भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। श्रीमती एनी बेसेंट बड़े ही स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। भारत आने से पूर्व इंग्लैंड में उन्होंने रूढ़ियों और अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था। उन्होंने मजदूरों के लिए भी आंदोलन चलाया था और भारत
तथा आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। 1882 में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लेवेत्स्की से एनी बेसेंट की मुलाकात हुई और वो उसमें शामिल हो गईं। मैडम ब्लेवेत्स्की की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख बनी। सन 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई। भारत के प्रति उनका प्रेम निरंतर बढ़ने लगा। भारत की धार्मिक, सामाजिक उन्नति और शिक्षा का प्रसार तथा राजनीतिक आजादी के कामों में उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली। सन 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल आंदोलन की प्रेरणा से मद्रास में होम रूल की स्थापना की। इससे प्रभावित होकर लोकमान्य तिलक ने भी अखिल भारतीय होम रूल लीग स्थापित की और जल्दी ही देश भर में इसकी शाखाएं खुल गईं। होम रूल के 4 प्रमुख सिद्धांत थे: स्वदेशी वस्तुओं से प्यार और उनका सम्मान, विदेशी चीजों का बहिष्कार, राष्ट्रीय पद्धति पर शिक्षा का संचालन और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना। इस आंदोलन ने ही पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा का नारा बुलंद किया था। यह आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और जून 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन और भड़क उठा। आखिर सरकार को मजबूर होकर श्रीमती एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन की भारी सहायता की थी। ब्रिटेन की सरकार ने भी बार-बार घोषणा की थी कि वो संसार में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पराधीन राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए युद्ध कर रहा है। किंतु श्रीमती एनी बेसेंट ने लोगों को इस भुलावे में न आने के लिए बार-बार आगाह किया। उन्होंने स्पष्ट कहा था, भारत युद्ध के दौरान दिखाई गई राजभक्ति का इनाम नहीं मांगता। वो अपने बेटों के रक्त और बेटियों के आंसुओं के बदले में स्वतंत्रता की किस्तों का सौदा नहीं करता। वो तो एक राष्ट्र होने के नाते अपने अधिकार चाहता है और साम्राज्य की प्रजा की विभिन्न जातियों के बीच न्याय की मांग करता है। आपको याद रहे कि भारत क्या था। आपको जानना चाहिए कि ईसा के जन्म से 3000 पहले भारत वाणिज्य और व्यापार में महान था। श्रीमती एनी बेसेंट की ऐसी ही राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर सन 1917 में कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। किंतु जैसे जैसे विश्व युद्ध खत्म होने लगा, होम रूल आंदोलन भी कमजोर पड़ता गया और अंत में खत्म हो गया। किंतु इतना निश्चित है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनैतिक चेतना जगाने के लिए होम रूल आंदोलन का विशेष महत्व रहा है। जापान में रहने वाले भारतीय कामागाटामारू नामक जापानी जहाज पर कनाडा स्थित ब्रिटिश कोलंबिया की यात्रा पर निकले। वहां उन भारतीयों के साथ अत्यंत अपमानजनक व्यवहार किया गया। इससे परेशान होकर वो लोग भारत के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पड़ने वाले बंदरगाहों पर भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब वो भारत पहुंचे तो उन्हें यहाँ के बंदरगाह पर उतरने की भी अनुमति नहीं दी गई। आखिर किसी तरह कामागाटामारू जहाज हुगली बंदरगाह पर उतरा। वहां से उन यात्रियों को बज-बज रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उनके लिए ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि उन्हें कलकत्ता या अन्य किसी स्थान पर न रुकने दिया जाए, बल्कि सीधे पंजाब भेजा जाए। उन थके हुए यात्रियों ने सरकार का यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं, जिससे 10 लोग मारे गए। जहाज यात्रियों के नेता गुरुदत्त सिंह अपने कुछ साथियों के साथ किसी तरह बचकर निकल गए। इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। ये थी दक्षिण अफ्रीका से मोहनदास करमचंद गांधी का भारत आगमन। गांधी जी के इस आगमन के बारे में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गांधी जी हवा के उस तेज झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए इस खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। 26 दिसंबर 1916 को लखनऊ में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन शुरू हुआ। इस समय तक गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने के कारण कांग्रेस की बागडोर नरम दल के हाथों में ढीली पड़ चुकी थी। यही कारण था कि लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष श्री अंबिका चरण मजूमदार के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्रीमती एन बेसेंट और लाला लाजपत राय आदि नेता एक साथ मंच पर बैठे। इसी समय तिलक का पुनः कांग्रेस में प्रवेश भी बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया गया। धीरे धीरे कांग्रेस पर लोकमान्य तिलक और उनके गरम दल का प्रभाव बढ़ने लगा। दिल्ली में दिसंबर 1918 में होने वाले कांग्रेस के 34वें अधिवेशन के लिए यद्यपि लोकमान्य तिलक को चुना गया था, किंतु उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा, इसलिए अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने ये सोचा था कि पहले देश की वास्तविक स्थिति से परिचित होने के लिए उन्हें 1 वर्ष शांतिपूर्वक बिताना चाहिए। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर आश्रम स्थापित किया। बिहार में उन दिनों नीलहे गोरों द्वारा किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे। इसकी जांच के लिए सन 1917 में गांधी जी चंपारण गए। यहीं पर युवा राजेंद्र प्रसाद पहली बार उनके संपर्क में आए। गांधी जी के विचारों और जीवन शैली ने युवा राजेंद्र पर इतना जबरदस्त प्रभाव डाला कि उसी दिन से वो गांधी जी के भक्त बन गए। चंपारण के जिलाधीश ने आज्ञा जारी की कि गांधी जी तुरंत जिला छोड़कर चले जाएं, किंतु गांधी जी ने ये आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस कारण उन पर मुकदमा चलाया गया, किंतु गांधी जी की दलीलों के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें नीलहे गोरों द्वारा किसानों पर किए जा रहे जुल्मों की जांच करवाने की अनुमति मिल गई। उधर गुजरात में खेड़ा के किसान लगान देने की हालत में नहीं थे, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। गांधी जी ने आकर इस मामले को भी सुलझाया। इससे गुजरात के किसानों में जागृति का श्री गणेश हो गया। अंग्रेजी शासन के बढ़ते हुए अत्याचार, गरीबी, बीमारी, भूखमरी और भारतीय सिपाहियों की सेना में जबरदस्ती भर्ती के कारण देश की जनता में भारी असंतोष छा गया था। यह असंतोष कहीं विद्रोह का रूप न ले ले, इसलिए ब्रिटिश शासन ने सन 1917 में जस्टिस रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति का काम ऐसे कानून बनाना था जिनसे भारत में किसी भी तरह के विद्रोह को कुचला जा सके। समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 में विधान परिषद के सामने 2 विधेयक रखे गए। इन दोनों विधेयकों के खिलाफ देश भर में असंतोष फैल गया। इसके बावजूद भी एक विधेयक पारित कर दिया गया, जो रोलेट एक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत देश में आंतरिक शांति बनाए रखने के बहाने अंग्रेज सरकार जिसको चाहे, जब तक चाहे, बिना मुकदमा आदि चलाए जेल में बंद करके रख सकती थी। सारे देश में इस कानून के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। इसे काला कानून कहा गया। गांधी जी इसी समय पहली बार भारतीय राजनीति में खुलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ होकर सामने आए और उन्होंने जनता से अपील की कि 6 अप्रैल को देश भर में हड़ताल की जाए, रोलेट एक्ट पास करने के खिलाफ शोक दिवस मनाया जाए। गांधी जी ने वायसरॉय को स्पष्ट लिखा था कि उनके मार्ग में हिंसा का कोई महत्व नहीं है। इस सत्याग्रह अभियान का उद्देश्य राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन और मनुष्य की नैतिक शक्ति की प्रतिष्ठा करना है। 6 अप्रैल को सारे भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक हड़ताल हुई। बंबई में समुद्र के किनारे चौपाटी पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। गांधी जी उस भीड़ में थे
और सरोजनी नायडू उनके साथ थी। गांधी जी की जिन पुस्तकों पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगाया था वो वहां खुलेआम बेची गईं और अंग्रेज अधिकारी परेशान खड़े देखते रहे। देश के अन्य शहरों की तरह अमृतसर में भी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए शांतिपूर्ण जुलूस निकला। इस पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे लोगों को मार दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा का मैदान चारों ओर से मकानों की ऊंची-ऊंची दीवारों से घिरा था। केवल एक सकरा रास्ता था जिस पर ब्रिटिश सेना के कमांडर जनरल डायर ने फौज लगा दी। जब सभा चल रही थी तो जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सभा में आए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग में लाशों के अंबार लग गए। इस क्रूर हत्याकांड के विरोध में न सिर्फ भारत का चप्पा चप्पा प्रभावित हुआ बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हिल उठी थी। इसके बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन का रुख ही बदल गया। अंग्रेजों की न्यायप्रियता के प्रति गांधी जी तक का विश्वास उठ गया और वो सहयोग से असहयोग की ओर बढ़ चले।